हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी। आज हम एंजाइम्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर हम कल कर चुके हैं एंजाइम्स का। फाइनली आज बायोमॉलिक्यूल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा बायोमॉलिक्यूल फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा आज। इसमें हमने अमाइनो एसिड अच्छे से कर लिया है, प्रोटीन्स कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स कर लिया है, एंड देन उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड हमने कर लिया है। अब हम एंजाइम्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। देखिए कल हम क्या पढ़ रहे थे एंजाइम्स में। हम कल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ पीएच देख लिया था। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर थे हम कल हमने यहाँ से लेक्चर ख़त्म किया था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी, एंजाइम्स की वेलोसिटी पर क्या डिफरेंस आता है, ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे माइकलिस मेंशन इक्वेशन, वेरी आईएमपी। माइकलिस मेंशन इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं और ये उसी से रिलेटेड है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। इसे आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम्स में एंजाइम्स इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब बहुत सारे इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। कई टाइप के जो इनहिबिटर्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिटर। ये भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम इसको भी अच्छी तरीके से करेंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। फाइनली हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, जिसमें हम ओथ लिल से याद रखेंगे इसको कि इसमें 6 क्लासेस हैं। सारी क्लासेस के बारे में देखेंगे कि एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन सी क्लासेस में आते हैं, ये सारे देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम्स का सेकंड लेक्चर। आ जाइए। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का एंजाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं हम। देखिए जैसे ये एंजाइम है, मान लीजिए एंजाइम के पास ये एक्टिव साइट जो है वो 1000 एक्टिव साइट हैं। एंजाइम के पास एक्टिव साइट कितनी है? 1000 एक्टिव साइट हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या बाइंड करता है आकर? सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मान लीजिए इस एंजाइम की एक्टिव साइट से 100 सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड किया। जब 100 सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेंगे तो ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो 100 सबस्ट्रेट जब जुड़े 100 प्रोडक्ट बना। ठीक, जब 500 सबस्ट्रेट जुड़े इसी एक्टिव साइट से तो 500 प्रोडक्ट बने। 1000 सबस्ट्रेट जुड़े तब 1000 प्रोडक्ट बने। अब 1000 प्रोडक्ट बन चुके हैं, 1000 एक्टिव साइट्स हैं और सारी ही 1000 एक्टिव साइट से 1000 सबस्ट्रेट जुड़ चुके हैं। अब आगे हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1000 प्रोडक्ट के बाद नहीं बनेगा प्रोडक्ट। फिर हम चाहे 1100 सबस्ट्रेट लें, 1200, 5000, 6000, कितने भी सबस्ट्रेट इसमें ऐड करते जाएं, बट एक्टिव साइट अगर 1000 है तो 1000 प्रोडक्ट ही बनेंगे। 1000 सबस्ट्रेट ही जाकर ऐड होंगे एंजाइम से। कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते रहो, हमने 1100 सबस्ट्रेट ऐड किए तब भी 1000 प्रोडक्ट बने, 5000 किए तब भी 1000 प्रोडक्ट बने। मतलब प्रोडक्ट कितने बनेंगे? जितने एक्टिव साइट होंगे। ओके, आगे देखिए। अब ये ग्राफ देखते हैं हम। इसमें देखिए दे रखा है एंजाइम की वेलोसिटी और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब कहीं हमें कंसंट्रेशन लिखना होता है, जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिखना है तो हम ये वाला ब्रैकेट बना देते हैं।
ठीक है। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन देखना है और एंजाइम की वेलोसिटी देखनी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है ना। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया, एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब एंजाइम के सारे एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा, उस टाइम पर एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसे ही कहते हैं वी मैक्स। वी मैक्स मीन्स जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट सैचुरेटेड हो जाएं, किससे, सबस्ट्रेट से। मान लीजिए 100 एक्टिव साइट हैं एंजाइम के पास, तो 100 जाकर सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट से, एंजाइम की एक्टिव साइट से 100 सबस्ट्रेट जाकर जुड़ जाएं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, वी मैक्स। तब एंजाइम की वेलोसिटी जो है उस टाइम पर मैक्सिमम होगी। ओके, अब देखिए ये वी मैक्स अपॉन 2 क्या है, यहाँ पर के एम वैल्यू को पहले समझिए। के एम वैल्यू क्या है, के एम वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ही कंसंट्रेशन है, जहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, जहाँ पर मान लीजिए एंजाइम की एक्टिव साइट 100 है, 100 एक्टिव साइट है इसके पास, जहाँ पर आधे एक्टिव साइट सैचुरेटेड हो जाएं सबस्ट्रेट से एंजाइम के आधे सैचुरेटेड क्या हो जाएं सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट, वहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, वी मैक्स अपॉन 2। उसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं के एम वैल्यू। के एम वैल्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेयर एंजाइम is associated with half substrate concentration। ओके, यहाँ पर देखिए अब एक इक्वेशन है Km वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Km वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम्स। ठीक है, अगर Km वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ एफिनिटी कैसे हो जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए इसे ऐसे समझिए, जैसे कि एक एंजाइम है, जैसे कि मान लीजिए एक एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट कितनी है, एक्टिव साइट 100 है, मान लीजिए 100 एक्टिव साइट हैं इसके पास, एंजाइम के पास। अब 100 एक्टिव साइट इसके पास हैं, तो मान लीजिए इस एंजाइम पे आकर 20 सबस्ट्रेट जुड़ गए, 20 सबस्ट्रेट जुड़ गए। अब इसके पास जहाँ भी एक्टिव साइट थी वहाँ पे 20 सबस्ट्रेट स्टार्टिंग में जुड़े, तो कहीं भी जाकर जुड़ गए, फ्री होकर कहीं भी जाकर जुड़ गए। बट अब जो आगे के 80 सबस्ट्रेट जुड़ेंगे उनके लिए एफिनिटी एंजाइम के पास कम हो जाएगी ना। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एफिनिटी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक कमरा है, कमरे में मान लीजिए 8% चले गए हैं, 8% बैठे हैं। अब 8% वो बैठे हैं तो उस कमरे की जो ऑक्यूपेशन कैपेसिटी है वो उस टाइम ज़्यादा है। क्यों, कमरा इतना बड़ा है, 8% तो बैठे हैं। अब मान लीजिए मैंने उसमें उस कमरे में भेज दिए, मैंने 30-40 लोग और भेज दिए। अब उस कमरे की एफिनिटी जो है वो कम हो गई है ना। तो ऐसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात है, जैसे जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे तो आगे वाले सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए एंजाइम से सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम होती जाएगी। तो Km वैल्यू, जैसे जैसे हम Km वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ एफिनिटी कम होती जाएगी। ओके, आगे देखिए, अब आती है माइकलिस मेंशन इक्वेशन। माइकलिस मेंशन जो है एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक इक्वेशन दी, V इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन Km वैल्यू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये इक्वेशन दी माइकलिस मेंशन ने। V इज इक्वल टू, V क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, एंजाइम की वेलोसिटी, और V max क्या है, V max is the maximum velocity of enzyme when enzymes are fully saturated with substrate।
एंजाइम की सारी एक्टिव साइट भर चुकी हैं सबस्ट्रेट से, तब जो एंजाइम की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उसे ही कहते हैं वी मैक्स। ओके, के एम वैल्यू क्या है यहाँ पर? के एम वैल्यू देख लीजिए, के एम वैल्यू ही माइकलिस कांस्टेंट है। के एम वैल्यू को क्या कहते हैं? माइकलिस कांस्टेंट। अब के एम वैल्यू है क्या? द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का ही कंसंट्रेशन है के एम वैल्यू, वेयर वेलोसिटी ऑफ एंजाइम बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। जब यहाँ से देखिए, जब मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या हो जाए? हाफ वेलोसिटी हो जाए, तब के एम वैल्यू, ऐसा कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का जिसे के एम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब आधे एक्टिव साइट बढ़ जाएं, एंजाइम्स के आधे एक्टिव साइट जब बढ़ जाएंगे, 100 एक्टिव साइट हैं तो 50 एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट जुड़ गए हैं, तब हमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा वहाँ पर वो क्या होगा? के एम वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये इक्वेशन ली है और इसी इक्वेशन से हम 3 केस देखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। केस फर्स्ट हमने लिया, इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है, किससे? के एम वैल्यू से। के एम वैल्यू से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा कम है, तब हम क्या करेंगे? इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट कर देंगे, इस वाले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। जब हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया तो अब यहाँ पे सिर्फ के एम वैल्यू आएगा। देखिए ये इक्वेशन बना दी हमने, V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम, यहाँ से इसे हटा दिया, ये नहीं ली। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है ना इसके, इसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। केस सेकंड में हम क्या करेंगे? केस सेकंड में इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मोर देन के एम वैल्यू, के एम वैल्यू से ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तब हम क्या करेंगे? के एम वैल्यू को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। जब के एम वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर के एम वैल्यू नहीं आएगा, अगले इक्वेशन में के एम वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा नीचे। देखिए यहाँ पर V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के एम वैल्यू को नहीं लिखेंगे, केवल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लिखेंगे, S से S कट जाएगा और V इज इक्वल टू वी मैक्स आ जाएगा। दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, केस थर्ड में क्या होगा? इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इसके बराबर होगा के एम वैल्यू के। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एम वैल्यू के बराबर होगा, तब हम क्या करेंगे? के एम वैल्यू की जगह भी हम रख देंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पे 2S हो गया ना, 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गए। देखिए यहाँ पर हमने के एम वैल्यू की जगह भी रख दिया क्या? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे 2S आ गए, एक S से एक S कट गया, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कट गया, अब बचा वी मैक्स अपॉन 2, V इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2। ये तीनों ही केस पूछे जाते हैं। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब क्या रिएक्शन आएगी? V इज इक्वल टू वी मैक्स आएगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी वो। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है के एम वैल्यू से, तब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। देखिए यहाँ से पता भी चल रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी ना एंजाइम की। तो केस 1 है वो। केस थर्ड में क्या होगा? वेलोसिटी जो है वी मैक्स की आधी हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं कि ये एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। एंजाइम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, एंजाइम को प्रोडक्ट नहीं बनाने देंगे, एंजाइम को रोक देंगे। ठीक है, देखिए एंजाइम इनहिबिशन जो है 3 टाइप के होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर,
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखिए, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है सबस्ट्रेट के साथ। मान लीजिए ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को जुड़ना होता है ना एक्टिव साइट से, लेकिन जो इनहिबिटर होता है वो क्या होता है कि सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने दूंगा, मैं जाकर एक्टिव साइट से जुड़ूंगा। इसकी लड़ाई होती है एक्टिव साइट से, एंजाइम के एक्टिव साइट से। एंजाइम के एक्टिव साइट पर ये सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देता और खुद जाकर जुड़ जाता है और एंजाइम की जो रिएक्शंस हैं उसको उथल पुथल मचा देता है सारा। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स लाइक सबस्ट्रेट, बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह ही होता है। कौन? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की तरह ही होगा इनहिबिटर का स्ट्रक्चर। कंपीट्स विद सबस्ट्रेट एंड बाइंड विद एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट से कंपीट है इसका और क्या कर देता है, ये एक्टिव साइट से ही बाइंड करेगा। यहाँ पर देखिए ये एंजाइम है, अब ये सबस्ट्रेट आप देख रहे हैं, सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है दिस इज सबस्ट्रेट और दिस इज इनहिबिटर। सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनहिबिटर की स्ट्रक्चर की तरह ही है। अब एंजाइम पहचान नहीं पाएगा इसको और एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट को जोड़ने के बजाय किससे बाइंड कर लेगा, इनहिबिटर से बाइंड कर लेगा, इनहिबिटर जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, देखिए दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज इनहिबिटर, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव साइट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पर जाकर ये सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देगा, सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं दिया इसने और खुद जाकर बाइंड हो गया, तो ये बना लेता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ में आया। अब देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे? इनहिबिशन जो उसका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमें बढ़ा देना है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे हम तो वो इनहिबिटर को निकाल के फेंक देंगे और जाकर सबस्ट्रेट जुड़ जाएंगे। ठीक है, यही लाइन यहाँ लिखी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रोका जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका, मीथेनॉल पॉइजनिंग। मीथेनॉल पॉइजनिंग CH3OH मैथिल अल्कोहल। देखिए एक्चुअल शराब जो होती है वो क्या होती है, इथेनॉल होती है, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH इसका फार्मूला होता है। एथिल अल्कोहल एक्चुअल वाइन होती है, बट जो ये जब आप देखते हैं कि बहुत जगह सुनाई देता है कि विषैली शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, जहरीली शराब वो क्या है, वो यही है मीथेनॉल। मीथेनॉल पी लेते हैं वो। कभी कभी फर्मेंटेशन के टाइम पर इथाइल अल्कोहल ना बनकर मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब मिथाइल अल्कोहल बन गया तो अगर कोई पर्सन इसे पीता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है, पहले इथाइल अल्कोहल का फंक्शन समझ लीजिए। ये मान लीजिए किसी पर्सन ने एक्चुअल शराब पी, मतलब इथाइल अल्कोहल पी, जो एक्चुअल शराब होती है वो पी, ठीक है, तो इस जो बॉडी में एंजाइम्स होंगे, कौन से एंजाइम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ जाकर इथाइल अल्कोहल जुड़ जाएगा। इथाइल अल्कोहल किसका, इथाइल अल्कोहल सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। अब ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रोडक्ट कौन सा है इसका, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO बनना चाहिए एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में जब वो शराब पीता है, कोई पर्सन इथाइल अल्कोहल पीता है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इससे बाइंड करके बना लेता है एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड का जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पे पड़ता है, जिससे मस्कुलर टोन जो है इंसान लड़खड़ाने लगता है शराब पी के, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, अब उसने इथाइल अल्कोहल ना पी के मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल पी लिया, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल पी लिया, CH3OH, ये क्या है, इनहिबिटर है, किस एंजाइम का, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। अरे ये क्या हो गया, अब ये एंजाइम जो है इसका देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह है, थोड़ा सा ही चेंज है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सेम ही लग रहा है। अब ये एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा, अब इसने क्या किया, इनहिबिटर से बाइंड कर लिया। जब इसने इनहिबिटर से बाइंड कर लिया तो ये मिथाइल अल्कोहल किस में चेंज होने लगा, फॉर्मल्डिहाइड में चेंज होने लगा। फॉर्मल्डिहाइड इज हाईली टॉक्सिक, हमारी बॉडी के लिए फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मृत्यु भी हो जाती है इंसान की। अब फॉर्मल्डिहाइड बनता जाएगा प्रोडक्ट में। अब हम क्या कर सकते हैं, उस इंसान को क्या हम बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, अगर उसने एक बोतल मेथनॉल पी है, विषैली शराब पी है, तो उसे 2 बोतल क्या पिला दो, एथेनॉल पिला दो, एक्चुअल शराब पिला दो। जहाँ जहाँ एंजाइम पर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है उस पर्सन पे, वहाँ वहाँ बनने लग जाएगा CH3CHO, मतलब एसिटल्डिहाइड बनने लग जाएगा। SCHO को निकाल के बाहर फेंकते रहेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट से, ठीक है। प्रोडक्ट जो यहाँ पर मान लीजिए C2H5OH जुड़ने लग जाएगा ना, तो यहाँ पर CH3OH जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा, मिथाइल अल्कोहल को बाहर करते जाएंगे ये, और प्रोडक्ट बनने लगेगा एसिटल्डिहाइड, तो इंसान बच सकता है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया। अब सेकेंड एग्जाम्पल इज मेलोनेट। मेलोनेट को मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। मेलोनेट या मेलोनिक एसिड इज इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जो मेलोनेट या मेलोनिक एसिड है वो कौन से एंजाइम का इनहिबिटर है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल विच इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, बट केवल एक एंजाइम क्रेब्स साइकिल का है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनिक एसिड है। एक्चुअल में ये सक्सिनिक एसिड के साथ जुड़ना चाहिए। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH2COOH CH2COOH, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर, सक्सिनिक एसिड के साथ जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला ये है CH डबल बॉन्ड CH COOH। अब मेलोनिक एसिड जो इसका इनहिबिटर है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो CH2COOH CH2COOH और COOH। देखिए सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सेम लग रहा है ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सेम लग रहा है बाकी। अब ये एंजाइम पहचान नहीं पाएगा और ये किससे बाइंड कर जाएगा, मेलोनिक एसिड से बाइंड कर जाएगा। जब ये मेलोनिक एसिड से बाइंड कर गया, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है, तो इसका एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा और फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनने देगा, प्रोडक्ट को नहीं बनने देगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स क्या करते हैं, कंट्रोल्स बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स आर इनहिबिटर ऑफ अ फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। जो फोलेट सिंथेटेज एंजाइम होता है उसका इनहिबिटर होता है सल्फर ड्रग। पहले हम ये देखते हैं कि फोलेट सिंथेटेज एंजाइम का वर्क क्या है, क्या फंक्शन करता है ये बैक्टीरिया के अंदर। फोलेट सिंथेटेज एंजाइम जो है इसका सबस्ट्रेट है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग के साथ
का COOH लगा दिया तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, और पैरा पोजीशन पे लगा दिया अमाइनो ग्रुप, दिस इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये क्या है? सबस्ट्रेट है। किस एंजाइम का? फोलेट सिंथेटेज एंजाइम का। अब ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है, क्या? टेट्राहाइड्रोफोलेट प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये यही टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या बनाता है? नाइट्रोजनस बेसिस बनाता है। नाइट्रोजनस बेसिस से क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, दैट इज DNA RNA। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में जो न्यूक्लिक एसिड हैं, DNA RNA, उन्हें बनाने का काम कौन करता है? तो यही एंजाइम करता है, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। क्योंकि अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट ये बनाएगा तभी जाके न्यूक्लिक एसिड बनेगा। बट यहाँ पे देखिए इसका इनहिबिटर कौन है? फोलेट सिंथेटेज एंजाइम का इनहिबिटर कौन है? सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग को सल्फोनिल एमाइड भी कहते हैं। अब सल्फा ड्रग का स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन रिंग बीच में, अमाइनो ग्रुप एक साइड पे, पैरा ग्रुप पे, बीच में क्या है? सल्फर, और ऊपर डबल बॉन्ड OH OH। ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेम लग रहा है ना। अब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सेम है, ये एंजाइम पहचान नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इससे बाइंड करने के बजाय ये बाइंड कर लेगा सल्फर ड्रग से। अगर सल्फर ड्रग उसमें बैक्टीरिया में गया तो सल्फर ड्रग से बाइंड कर लेगा। अब सल्फर ड्रग से बाइंड कर लिया जब इसने, एंजाइम ने, तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट को नहीं बनने देगा, प्रोडक्ट को बनना बंद कर देगा इसका। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा बैक्टीरिया में, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, सल्फर ड्रग ऐसे कंट्रोल करता है बैक्टीरिया को। समझ में आया? ठीक है, चलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर समझ में आ गया। अब है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या था? उसका कंपटीशन था सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट अगर एक्टिव साइट पे जुड़ेगा तो मैं सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने दूंगा और जाकर खुद एक्टिव साइट से जुड़ूंगा। ये कौन था? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था। बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं उनका सबस्ट्रेट से कुछ लेना देना नहीं है, सबस्ट्रेट से कोई लड़ाई नहीं है उनकी डायरेक्ट लड़ाई एंजाइम से है। वो क्या करते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट से आकर नहीं जुड़ेंगे। एंजाइम की एक्टिव साइट से तो सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकते हैं इसमें, बट ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड ना करके डायरेक्टली एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं। देखिए अदर साइड से बाइंड कर गए, और तब भी क्या करेंगे? अब ये इनहिबिटर हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, एंजाइम की एक्टिविटी को ये भी रोक देते हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स एट साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा किसी भी साइट से बाइंड कर जाते हैं एंजाइम से ये। नो कॉम्पिटिशन विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ इनका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, डायरेक्टली एंजाइम के साथ कॉम्पिटिशन है इनका। सबस्ट्रेट को ये एक्टिव साइट से बाइंड करने देंगे, बट अदर जगह से ये एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे, और डायरेक्टली बाइंड करके भी ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे। ठीक है, कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया था तो हमने क्या किया था? उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रोक दिया था। बट यहाँ पे तो सबस्ट्रेट से लड़ाई है ही नहीं ना उसकी, इनहिबिटर की, इसलिए सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाओ, इंक्रीज कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इनहिबिशन को रोका नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे दिस इज एंजाइम। अब सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दिया, इनहिबिटर खुद बाइंड हो गया। कहाँ पर? एक्टिव साइट पर। तो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बट सबस्ट्रेट तो यहीं पर बाइंड करेगा एक्टिव साइट पर, और इनहिबिटर अदर साइट पर बाइंड हो गया, दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, आगे देखिए इसका एग्जाम्पल है साइनाइड पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग।
साइनाइड पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, इसे ये क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोक देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या करते हैं? प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल का फॉर्मेशन होने नहीं देंगे, ठीक है। नर्व गैस एंड पैराथियोन, मैलाथियोन इंसेक्टिसाइड हैं, इन सभी का इनहिबिटर, ये सभी किसके इनहिबिटर हैं? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के, ठीक है। आगे देखिए, ये नोट करके मैंने लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स क्या होता है और के एम वैल्यू क्या होता है। तो याद रखना है आपको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स तो अनचेंज रहता है, के एम वैल्यू इंक्रीज होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स डिक्रीज होगा, के एम वैल्यू अनचेंज रहेगा, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स भी डिक्रीज होगा और के एम वैल्यू भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तीनों पॉइंट लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा बचा तीसरा, क्या? एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। पहले यहां से समझिए, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम चेंज करता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ओके। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया हेक्सोकाइनेज ने। अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल बना रहा है इसके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, बट हमारी बॉडी की सेल्स को ज़रूरत कितनी है? 1 सेकंड में 200 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। तो ये प्रोडक्ट खुद हेक्सोकाइनेज एंजाइम से कहेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहेगा कि थोड़ा अपना टर्नओवर बढ़ा दीजिए और थोड़ा और प्रोडक्ट बनाइए, क्योंकि हमारी सेल्स को ज़्यादा ज़रूरत है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। तो क्या होगा यहाँ पर? इसे ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। कौन? खुद प्रोडक्ट फीडबैक दे रहा है। अब देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा है 100 मॉलिक्यूल ये बना रहा है 1 सेकंड में, बट ज़रूरत कितने की है? 50 मॉलिक्यूल की ही है। तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज से कहेगा कि थोड़ा टर्नओवर घटा लो, अपना थोड़ा टर्नओवर घटा लो, और जो आप 100 मॉलिक्यूल बना रहे हैं पर सेकंड में उसे कम करके 50 मॉलिक्यूल ही बनाइए, क्योंकि हमारी सेल को कम की ज़रूरत है तो कम ही बनाइए। तो ये क्या कर रहा है? निगेटिव फीडबैक दे रहा है इसे, किसे? हेक्सोकाइनेज एंजाइम को। तो यही होता है हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। देखिए, अब ये लाइन समझ में आ जाएगी आपको। व्हेन प्रोडक्ट इटसेल्फ रेगुलेट्स इट्स अमाउंट आइदर बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दिस इज नॉन एज फीडबैक इनहिबिशन। प्रोडक्ट खुद रेगुलेट कर रहा है अपना अमाउंट, कैसे? इंक्रीज करके अगर एंजाइम की एक्टिविटी को, या डिक्रीज करके। दिस इज फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ओके। एलोस्टेरिक इनहिबिशन के एग्जाम्पल हैं हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। These 3 enzymes of glycolysis are allosteric enzymes. याद रखिए, वैसे मैंने इतना एक्सप्लेन आपको कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता क्या है। बाकी आप सिर्फ एग्जाम्पल इसके याद रखिए कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके कौन से एंजाइम का कौन सा इनहिबिटर है, ये याद रखने की ज़रूरत है बस, ठीक है। अब मैंने समझाने के लिए आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है, इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है, बट मैंने डिटेल में सब कुछ आपको समझा दिया है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्लासिफिकेशन हमें इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्या? ओथ लिल, OTHLIL, ओथ लिल से याद रखना है। O मीन्स फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसे हम डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेज, थर्ड क्लास इज हाइड्रोलेज,
दिस इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम. फोर्थ क्लास इज लाइएज और फिफ्थ क्लास आइसोमेरेज एंड सिक्स्थ क्लास लाइगेज या सिंथेटेज. ठीक है. अब सेवेंथ क्लास कुछ बुक्स में अभी न्यू डिस्कवर हुआ है सेवेंथ क्लास, जिसे ट्रांसलोकेज भी कहते हैं. कुछ बुक में दिया गया है, कुछ बुक में नहीं दिया गया है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, कहीं एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है कि सेवेंथ क्लास क्या है, ट्रांसलोकेज. आगे देखिए, इनका डिटेल में पढ़ लेते हैं इन क्लासेस के बारे में. फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज. ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ. जहां जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें होगी, वहां पर ये एंजाइम काम करेंगे. ठीक है, वहां पर जो एंजाइम काम करेंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेंगे. ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई ए मॉलिक्यूल है, कोई बी मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है. ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है उसे रिड्यूस्ड कर देगा, और जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है उसे ऑक्सीडाइज्ड कर देगा. ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल याद रखिए, पर ऑक्सीडेज, ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीडेजेज एंड डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज जहाँ भी आपको दिख गया वो इसी फर्स्ट क्लास में आएगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज क्लास में. सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है. किसका, ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा. एंजाइम्स विच कॉज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़कर ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, वही क्या कहलाएगा, ट्रांसफरेज. हाइड्रोजन को क्यों छोड़ा, अरे हाइड्रोजन का अगर ट्रांसफर हो गया, हाइड्रोजन लेना देना किस में होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता है. अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होने लगा तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगा ना. तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी ग्रुप का अगर ट्रांसफर हो रहा है, कोई एंजाइम कर रहा है, तो वो क्या है, ट्रांसफरेज. जैसे एग्जाम्पल है काइनेज एंजाइम एंड ट्रांसफरेज एंजाइम एंड ट्रांसएमाइनेज एंजाइम. ओके, आ जाइए थर्ड क्लास पढ़ते हैं. थर्ड क्लास इज हाइड्रोलेज, लार्जेस्ट क्लास है. हाइड्रोलेज क्या करता है, कैटलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, पानी पिला पिला कर तोड़ता है. हाइड्रोलेज क्लास में जितने भी एंजाइम्स होंगे वो पानी पिला पिला कर तोड़ेंगे. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स वाया एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जैसे जहाँ जहाँ हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था और बॉन्ड बन रहे थे, कौन कौन से बॉन्ड थे, वो जो वाटर मॉलिक्यूल निकलने से बन रहे थे. पेप्टाइड बॉन्ड था जो कि वाटर मॉलिक्यूल निकला था तब बना था, और क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, और एस्टर बॉन्ड लिपिड में बना जो कि वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से बना था. अब उसे तोड़ना है, उस बॉन्ड को तोड़ना है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, वो बॉन्ड टूट जाएगा. तो ये काम कौन करता है, पेप्टिडेज एंजाइम्स. पेप्टिडेज एंजाइम क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा. एस्टरेज एंजाइम क्या करेगा, एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा. ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, जो ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड बने हैं, माल्टोज में माल्टेज तोड़ेगा, लैक्टोज में लैक्टेज तोड़ेगा, सेलुलोज के बॉन्ड को सेलुलेज तोड़ेगा, स्टार्च के बॉन्ड को एमाइलेज तोड़ेगा. ओके, फिर फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ेगा. न्यूक्लिएज, ये भी न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात. अब फोर्थ क्लास है लाइएज. वो क्या कर रहा था, ऊपर वाला पानी पिला पिला के तोड़ता है, और लाइएज जो है ये बिना पानी के तोड़ेगा, बिना पानी पिलाए तोड़ेगा. ठीक है, लाइएज एंजाइम कॉज एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा. यहाँ पे देखिए, जैसे एक मॉलिक्यूल है ए प्लस बी, ए और बी आपस में बॉन्ड से जुड़े हैं, ए बी. अब ए के ऊपर ग्रुप लगा है G1, बी के ऊपर ग्रुप लगा है G2. लाइएज एंजाइम क्या करेगा, लाइएज एंजाइम
इन दोनों बॉन्ड को तो ब्रेक कर देगा, तोड़ दिया इसने। जब इन दोनों को तोड़ेगा और इन दोनों ग्रुप को आपस में जोड़ देगा, इन दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या कर देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों आया ए और बी के बीच में? अब देखिए इनकी वैलेंसी, ए की वैलेंसी क्या है, एक से ये बॉन्ड जुड़ा है, ए से ये भी बॉन्ड जुड़ा है, दो वैलेंसी है ना। अब ऐसे ही बी से है, बी से ये भी बॉन्ड जुड़ा है, ये भी बॉन्ड जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ना चाहिए, तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ग्रुप आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक है, लाइएज एंजाइम क्या करता है, डबल बॉन्ड बना देगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। एग्जाम्पल क्या है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। आगे नेक्स्ट क्लास है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज कॉज आइसोमेराइजेशन कर देता है। आइसोमेराइजेशन कई तरह का होता है, जैसे एनोमर, ईपीमर, ये सब होता है ना। एनोमर हमने देखा था कि अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में चेंज करना एनोमर कहला रहा था, वहाँ पे ये यूज होगा एनोमेरेज एंजाइम। ठीक है, ईपीमेरेज, म्यूटेज, आइसोमेरेज, ये सारे एंजाइम क्या हैं, आइसोमेरेज एंजाइम है। 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज कौन करता है, म्यूटेज एंजाइम चेंज करता है। यहाँ पर देखिए ये ऐसा नहीं है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल 3 है, नहीं, ग्लिसरिक एसिड पर थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड पर सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप की जगह सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया, किसने, म्यूटेज ने। तो ये क्या है, आइसोमेरेज एंजाइम है एक, म्यूटेज। आगे लाइगेज या सिंथेटेज। लाइगेज का काम होता है जोड़ना, लिंकिंग टुगेदर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है ये। इसका एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज और पेप सिंथेटेज। ठीक है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट सिंथेटेज, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। पहले तोड़ फोड़ कर लो फिर जोड़ दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारा एंजाइम टॉपिक कंप्लीट हुआ और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि सभी एंजाइम में सब कुछ करा दिया है मैंने, सब कुछ। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और जैसी भी वीडियो लगे आपको फीडबैक दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे करते हैं, हम कल स्टार्ट करेंगे सेल, फिर उसके बाद सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम पूरी बायोलॉजी को अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। आप जुड़े रहिए, हमसे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।